वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के बारे में, जो कि बीए प्रथम सेमेस्टर से रिलेटेड होगी, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को इससे लाभ हो सकेगा। यूनिट 1 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, यानी इकाई 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आपको दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के ऑलरेडी मैं चैप्टर वाइज वीडियो 2023 में ही पढ़ाया, मतलब इसी वर्ष ही पढ़ाया है, लेकिन 2 महीने पहले की वीडियोस होंगी तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। देख लीजिएगा, 2023 वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को लेकर के मैंने सोचा कुछ तैयारी आपकी करवा दी जाए। तो भौतिक भूगोल आपको पढ़ना होता है। सबसे पहले बात तो ये जानिए कि जब आप बीए प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं जियोग्राफी में, या बीएससी में एडमिशन लेते हैं जियोग्राफी में, तो जियोग्राफी चूँकि बीए का भी सब्जेक्ट है और बीएससी का भी सब्जेक्ट है, यानी बीए भी कर सकते हो आप जियोग्राफी से और बीएससी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जियोग्राफी में जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं तो आपको पढ़ना क्या होता है, भौतिक भूगोल यानी फिजिकल जियोग्राफी पढ़ना होता है। सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं ह्यूमन जियोग्राफी यानी मानव भूगोल, और इसी प्रकार से आगे आप पढ़ते रहेंगे। और सभी का सिलेबस ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो अभी अभी आपका एडमिशन हुआ है, इंटर पास करके आप आए हैं, थोड़ा बहुत जियोग्राफी जानते होंगे, ज़्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं जानते तो भी आपको समझ में सारी चीज़ें आएंगी। जियोग्राफी मतलब होता है हिंदी में भूगोल। जियोग्राफी जो शब्द है मैं आपको बता दूं, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है जियो और दूसरा है ग्राफी। ठीक है, जियो का क्या मतलब होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ मतलब पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन मतलब कि वर्णन करना, यानी ऐसा शास्त्र या ऐसा विज्ञान जो कि पृथ्वी का वर्णन करता है उसी को हम जियोग्राफी बोलते हैं या भूगोल बोलते हैं। या भू और गोल को अगर मिलाएंगे तो बनेगा भूगोल। भू प्लस गोल बराबर भूगोल, यानी भूमि जो कि गोलाकार है उसी गोलाकार भूमि का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। तो ये रहा भूगोल। अब इसमें भूगोल की अगर बात की है तो जो इसका भौतिक पक्ष है उसमें स्थल मंडल, जीव मंडल, जल मंडल और वायुमंडल शामिल है। अच्छा, जीव मंडल के अंतर्गत ही स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल शामिल है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सब जैव मंडल के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो ये इसमें आप देखते कई सारी चीज़ों का आपको अध्ययन करना पड़ता है जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल में। जैसे महाद्वीप और सागरों की उत्पत्ति के बारे में आपको जानना होता है, और इसके अलावा वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है, लवणता उनके जल की कैसी है, लहरें किस तरीके से बह रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि इसमें सौरमंडल के बारे में भी आपको जानना होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ तक कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भी आप जानते हैं। इसके अलावा भूकंप, ज्वालामुखी और भी तमाम प्रकार की चीज़ों को आप पढ़ते हैं इसमें। चक्रवात, प्रतिचक्रवात, हवा की गतियाँ कैसी कैसी हैं, वाताग्र, ठंडी जलधाराएँ, गर्म जलधाराएँ हवा की कहाँ कहाँ पर कैसे चलती हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पर्वत हैं, उन पर्वतों का निर्माण कैसे कैसे हुआ, नाना प्रकार की चीज़ों को आपको यहाँ पर भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है। यानी ऐसे भूगोल को यहाँ पर पढ़ना है जो कि भौतिकता से ज़्यादा संबंध रखता है और मानवता से कम। और मानव भूगोल में मानव पक्ष प्रबल होगा और भौतिक पक्ष वहाँ पर थोड़ा कमज़ोर दिखेगा। तो यहाँ पर आप भूगोल के भौतिक पक्ष के बारे में जानने वाले, यानी फिजिकल जियोग्राफी के बारे में आप पढ़ेंगे। फिजिकल जियोग्राफी होती क्या है, देखिए आर्थर होम्स कहते हैं कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल होता है, जिसके अंतर्गत ग्लोब के धरातलीय उच्चावच यानी भू आकृति विज्ञान, जैसे सागर और महासागरों का, समुद्र विज्ञान का, इसके अलावा वायु का यानी जलवायु विज्ञान का, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। इमैनुअल कांट कहते हैं कि खास इन्होंने कहा कि भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है, और यह वास्तव में सारभूत प्राथमिक तथ्य है जिसके द्वारा विश्व के वस्तुबोध को समझा जाता है, विश्व के जो चीज़ें हैं उनको जाना जाता है, समझा जाता है, उनके बारे में हम जान पाते हैं। तो इसी प्रकार से भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों और उनके मानव पर प्रभाव, यानी उन भौतिक स्वरूपों का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। तो इन्हीं सभी से रिलेटेड हम लोग चर्चा करेंगे। इकाई नंबर 1 में आपको पढ़ना होता है भौतिक भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र। तो इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक प्रकार से ये लाइव टेस्ट भी आपका होगा। ठीक है, आप यहाँ पर अपना टेस्ट दे सकते हैं। आपने जो कुछ पढ़ा या अभी कुछ नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आप पढ़ करके बाद में वीडियो देखेंगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बाकी आप वीडियो मेरी देख लीजिएगा, मैं ऐसे बताऊंगा कि आपके समझ में सारी चीज़ें आ जाए, कुछ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ नया पढ़ रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है,
पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। अब ये महाविस्फोट सिद्धांत है क्या, इसको समझते हैं। सबसे पहले महाविस्फोट सिद्धांत की अगर बात की जाए तो ये नवीनतम सिद्धांत है और ख़ास करके ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक सिद्धांत है। कि सबसे पहले अगर हम बात करें, ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांड मतलब समझ रहे, पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, ठीक है, ब्रह्मांड है, यानी जिसमें पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा जैसे तमाम प्रकार की पृथ्वियाँ, तमाम प्रकार के सूर्य, तमाम प्रकार के सौरमंडल ऐसे होंगे, उसका पता नहीं लग पाया है, उसको बोलते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो ही रहा है, ठीक है। और आपको बता दूं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने सिद्धांत दिए हैं। उन्हीं में से एक विद्वान थे जॉर्ज लेमेंत्रे। जॉर्ज लेमेंत्रे की बात की जाए या लेमेंटेरे की बात की जाए, ये बेल्जियम के एक पादरी थे, चर्च में ये पादरी थे। और इन्होंने 1984 और 1984 खास करके उसके आसपास आप देखते, सॉरी हाँ 1900 कुछ इस हिसाब से 18, मतलब ये जॉर्ज लेमेंटेरे की अगर बात की जाए तो जॉर्ज लेमेंटेरे की जो परिभाषा है या इन्होंने जो दिया है, ये एक आधुनिक तो है ही परिभाषा, लेकिन इसके अलावा जो जॉर्ज लेमेंटेरे की अगर बात की है तो ये जर्मनी, मतलब सॉरी बेल्जियम के पादरी थे जॉर्ज लेमेंटेरे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही महाविस्फोट का सिद्धांत दिया। अब महाविस्फोट सिद्धांत में बताया क्या गया, इसमें बताया गया कि एक छोटा सा, मतलब एक पिंड होता है, गोला होता है, ठीक है, उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। घनत्व का मतलब क्या होता है, बहुत घना गोला होता है। घनत्व का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे लोहा का कोई एक प्रकार से जो बाँट होता है, लोहे का बाँट, वो बहुत घना होता है। और उस लोहे का भी कम से कम नहीं तो 2-3 हज़ार गुना घना एक प्रकार से अगर कोई वस्तु बनाई जाए तो वो उतने लोहवा कम से कम 2-3-4 कुंटल का हो जाएगा, जितना 1 किलो होता है। इसी प्रकार से एक बोरा रुई आप भर लो खूब बढ़िया से, उसको एकदम दबा दबा करके, और 1 किलो बाट रखे तो 1 किलो बोरा रुई जो होगी 1-2 किलो के आसपास होगी। लेकिन वो 1 किलो बाट जो होगा वो लोहे का होगा तो छोटा सा बाट होगा, और बोरा आपका रुई का कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा रुई का बोरा हो जाएगा। अब आप सोचे, उतना ही वज़न इतने में आ गया और उतना ही वज़न इस बोरे में समाहित हो रहा है, तो आप समझिए घनत्व किसका ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है इस लोहे के बाट का, और घनत्व कम है किसका, रुई में, मतलब बोरे में भरे रुई का। तो यानी घनत्व का मतलब होता है कोई वस्तु कितनी घनी है, कितनी सघन है, कितनी गजिन है, समझ रहे हैं चीज़ों को, तो ये होता है घनत्व। तो एक पिंड था, वो बहुत ज़्यादा घना था, बहुत ज़्यादा घनत्व था, और उसका घनत्व जो था लगातार बढ़ता ही जा रहा था। और ऐसी स्थिति में जब किसी वस्तु का घनत्व लगातार बढ़ता जाएगा तो उस वस्तु में विस्फोट जरूर होगा, ठीक है। ये नियम है, वैज्ञानिक नियम है कि भाई अगर आप स्प्रिंग आप देखे होंगे, अगर स्प्रिंग जो होती है ऐसे ऐसे होती है स्प्रिंग, ठीक है। अब स्प्रिंग को एक आप दाबते हैं तो बहुत ज़्यादा दाबने पर क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि वो जो स्प्रिंग होती छटक करके आपके हाथ से भागती है। आप उसको फेंकते नहीं, लेकिन वो उस घनत्व के प्रतिक्रिया स्वरूप वो भागती है। तो इसी प्रकार से जब इस गोले में चौतरफा एक प्रकार से ये सघनता इसके केंद्र की तरफ जा रही थी, ऐसी स्थिति में क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि ये इस गोले में बहुत भयानक विस्फोट हुआ। और जब इस गोले में बहुत भयानक विस्फोट हुआ तो फिर क्या होता है, फिर इसी जो घनत्व वाला गोला है इसी से पिंड यानी कि छोटे छोटे टुकड़े टूट टूट करके समस्त मतलब समस्त जगहों पर फैल जाते हैं, अलग अलग दिशाओं की ओर उड़ जाते हैं। और वो एक एक पिंड के रूप में कोई सूर्य बना, कोई ये गैलेक्सी बन गई, कोई वो गैलेक्सी बन गई, कोई सौरमंडल, कोई ब्रह्मांड, इस प्रकार से कोई नक्षत्र बन गए, कोई तारामंडल बन गया, तो अलग अलग तरीके से कोई मंदाकिनी बन गया, कोई दुग्ध में। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि इसी से एक प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ये बताया जॉर्ज लेमेंटेरे ने, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो समझ में आपके आया होगा लगभग कुछ चीज़ें, ठीक है। तो ये एक प्रकार से बिग बैंग की अगर बात की जाए तो बिग बैंग थ्योरी यही है, और ये इसी को बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। और आपको बता दूं बिग बैंग थ्योरी तो महाविस्फोट का जो सिद्धांत है, वहीं पर एक सिद्धांत ये भी है कि संकुचन का सिद्धांत, महासंकुचन का सिद्धांत। एक समय ऐसा आएगा कि ये जितने पिंड फैले हुए हैं पूरा का पूरा ये ब्रह्मांड बनाए हुए हैं, ये भी फिर इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। तो
तो ये है महाविस्फोट का सिद्धांत, जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति भी हुई है। मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो फिर सौरमंडल बना, सौरमंडल की उत्पत्ति के बाद में पृथ्वी भी बनी होगी उसी में, सौरमंडल में चूंकि पृथ्वी है। ठीक है, तो महाविस्फोट का सिद्धांत संबंधित है किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड है। किससे भैया? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है? वेगनर ने दिया है, बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, आकाश गंगा यानी जिसको आप मिल्की वे कहते हैं अंग्रेजी में, वर्गीकृत की गई है। सर्पिलाकार है गैलेक्सी के रूप में, या अनियमित गैलेक्सी है, या गोलाकार गैलेक्सी है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपनी जो आकाश गंगा है, मिल्की वे है, वो कैसी है भाई? जो दुग्ध मेखला मंदाकिनी है अपनी, वो मंदाकिनी सर्पिलाकार है। कैसे है? एक सांप की भांति है, सर्पिलाकार है, इस तरीके से है। ठीक है, तो सर्पिलाकार है कौन? अपनी मंदाकिनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। कितना समय लगता है सूर्य को हमारी आकाश गंगा? क्योंकि एक समय था कि बहुत सारे लोग कहते थे कि जो है पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूमता है। फिर ये धारणा आई कि नहीं, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी के चारों तरफ वो घूमता है, मतलब पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ। लेकिन विद्वानों ने पहले ही बता दिया था कि 16,000 किलोमीटर एक परग में एक प्रकार से सूर्य भगवान का घोड़ा चलता है। ये अध्यात्म में बताया गया है, ये हिंदू पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है, और सूर्य के चलने की बात भी करी गई थी। तो बाद में फिर विद्वानों ने अभी नया शोध हुआ और उसमें बताया गया कि जो सूर्य है वो दुग्ध मेखला जो मंदाकिनी है, जो मिल्की वे है, उसका चक्कर लगाता है। अब उसका चक्कर लगाता है, कैसे लगाता है? तो ये जो चक्कर लगाता है सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी का, वो कैसे लगाता है भैया? दुग्ध मेखला मंदाकिनी का जो सूर्य चक्कर लगाता है वो लगाता है भैया 251 किलोमीटर में 1 सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 251 किलोमीटर वो चलता है सूर्य, और दुग्ध मेखला मंदाकिनी का परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, यानी 25 करोड़ वर्ष में वो एक परिक्रमा पूरी करने में, मतलब समय लगता है 25 करोड़ साल लगेगा एक परिक्रमा पूरी करने में दुग्ध मेखला मंदाकिनी की सूर्य को। ठीक है, कितने किलोमीटर? 1 सेकंड में 251 किलोमीटर की दूरी तय करता है सूर्य। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तारों का रंग सूचक है। तारों का रंग सूचक है भाई, बताएं फटाफट से बताएं। तो तारों का रंग जो होता है, जितना ज़्यादा चमक जिस तारे में होती है, या उसका जो रंग होता है कि भाई किस कलर का है, उसके तापमान का द्योतक होता है। मतलब कि तारों के रंग का सूचक होता है उसके तापमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही चीज़ें? आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है 5वां नंबर, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। चंद्रशेखर सीमा, हायल सीमा, एंडीगटन सीमा, या पाउडर सीमा? तो ऐसी सीमा या वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, उस सीमा को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा और समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। अगर कोई चीज़ न समझ में आए तो आप बताने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति एक रहस्य थी, और 1749 ईस्वी में कास्तेद बफन ने पहली बार इसको जानने का प्रयास किया। फिर उसके बाद में जर्मन दार्शनिक आते हैं इमैनुअल कांट, उन्होंने 1755 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के आधार पर वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया। और इनका कहना था कांट का कि मुझे पदार्थ दो, मैं पृथ्वी की उत्पत्ति करके दिखाऊंगा। ये बोलते थे कौन? इमैनुअल कांट। इसके बाद में आते हैं लाप्लास महोदय। लाप्लास महोदय ने 1796 ईस्वी में निहारिका परिकल्पना दी, और मोल्टन और चैम्बरलिन आते हैं 1905 में, उन्होंने ग्रहाणु परिकल्पना का प्रतिपादन किया पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के। इसके बाद में पृथ्वी की उत्पत्ति का जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत आया वो महाविस्फोट सिद्धांत आया, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का भी सिद्धांत है। हालांकि ये सारे सिद्धांत जो मैंने बताए पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, इसीलिए मैं बता रहा हूँ चूँकि आपके सिलेबस में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत नहीं, पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ना है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत जो होंगे वही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत होंगे, तो वही चीज़ है। पृथ्वी की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है वो महाविस्फोट का सिद्धांत है, जो जॉर्ज लेमेंतेरे ने दिया। इसके बाद में अरस्तु ने कहा कि सबसे पहले अरस्तु ने बताया था कि पृथ्वी गोलाभ है, यानी पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी अंडाकार भी नहीं है, पृथ्वी का आकार कैसा है? जियाड आकार है। कैसा है आकार भाई? पृथ्वी जियाड आकार की है। ठीक है, यानी जियाब आकार। ओके,
तो इस प्रकार से अच्छा, पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है, ऐसा किसने कहा? ऑटो स्मिड ने कहा, और उन्होंने एक धूल परिकल्पना सिद्धांत प्रतिपादित किया, ऑटो स्मिड ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने योग्य हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से पूछी जा सकती हैं। अच्छा, एक बात और, जो भूवैज्ञानिक समय मापन किया जाता है कि जो समय का मापन होता है, सबसे बड़े जो खंड होते हैं भूवैज्ञानिक में, उसको इओन कहा जाता है, और इओन के आगे महाकल्प होते हैं, महाकल्प के बाद में फिर कल्प में बंटते हैं, और कल्प को युग में, और युग को एक प्रकार से एज में यानी काल में बांटा जाता है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, चिंता करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब और देखते हैं, और प्रश्नों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह, एक निश्चित आकृति में जो तारे व्यवस्थित होते हैं और एक समूह में होते हैं, उन तारों को हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा, एंडोमेड्रा, नक्षत्र या सौरमंडल। तो उनको हम नक्षत्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। सातवां प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विद्या या कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आठवां नंबर प्रश्न है, भारतीय ब्रह्मांडीय कणों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित किया जाने वाले बैलून जनित उपकरण का क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है भैया? सुपर टाइगर नाम है उसका। भारतीय ब्रह्मांडीय कणों का अध्ययन करने के लिए नासा के द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले बैलून जनित उपकरण का नाम है सुपर टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट डार्क के बारे में सीखेंगे? तो विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट डार्क के बारे में जान पाएंगे? व्हाइट ड्राफ्ट के बारे में आप खगोल शास्त्र में पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, 10वां नंबर प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज की अगर बात करें तो कॉपरनिकस ने, निकोलस कॉपरनिकस ने करी थी। लेकिन अगर बात करें वर्तमान में सौर का जो सिस्टम है उसके बारे में किसने बताया? तो केपलर ने बताया था। ठीक है, वर्तमान स्वरूप की कल्पना करी केपलर ने। अगला प्रश्न है 11वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं? देखिए, क्षुद्र ग्रह, ग्रह और धूमकेतु ये सौरमंडल में पाए जाते हैं, जबकि निहारिकाएं जो होती हैं सौरमंडल में नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सौरमंडल में कौन कौन है? एक तो सूर्य है, सूर्य सौरमंडल का प्रधान ग्रह है, और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो ग्रह हैं। कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनको क्षुद्र ग्रह कर देगा, जैसे प्लूटो है, क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, वो क्यों क्षुद्र ग्रह? चूँकि वो अपने मार्ग से, मतलब अपना जो दिशा है वो परिवर्तित कर देता रहता है, वो अपने मार्ग पर नहीं चलता है, इस कारण से वो क्षुद्र ग्रह है। इसी प्रकार से उल्कापिंड होते हैं बहुत सारे, जो आकाश से आप कभी कभी आप देखते हैं लेटे रहते हैं बाहर, कभी आप लेटे होंगे तो आपको पता होगा, वो एक चमक सी आती है और लगता है कि अभी गिरेगा, कोई चमक जा रही है इधर, तो आप कहते हैं तारा टूट करके जा रहा है, या आप कहते हैं कि जीव गया, अभी जीव जा रहा है वो। ऐसे बचपन में आप लोग देखते होंगे, अपने माता पिता से पूछा होगा कि मम्मी ये क्या, तो माता जी बताओ अरे जीव है ये, इसको टूटते तारे को एक प्रकार से विष मांगा जाता है। तो वो सब क्या जानते हैं? वो उल्का पिंड है। वो जब उधर से ऊपर से गिरता है और जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में इतनी ज़्यादा एक प्रकार से वायु के कण है जो, जिससे जब वो टकराता है तो वो आग लग जाती है उसमें और वो जलने लगता है। वो लगातार गिरने का प्रयास पृथ्वी पर करता है, लेकिन रास्ते में ही वो जो है भस्म हो जाता है, जल जाता है। तो वो होता है। ठीक है, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किनके बीच की दूरी या किसके बीच की दूरी, औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? बताएं, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक के नाम से जाना जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 13 नंबर, पृथ्वी का अर्धव्यास क्या है? पृथ्वी का अर्धव्यास क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी के अर्धव्यास की अगर बात की जाए, देखिए पृथ्वी का अर्धव्यास जो है वो 12,800 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित उल्कापिंड परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो उल्कापिंड परिकल्पना का प्रतिपादन किया था किसने? किसने किया था भैया? लॉकियर महोदय ने किया था। कब किया था? 1919 में किया था। अच्छा, जेम्स जीन्स ने कब किया था? उन्होंने 1919 में ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। प्रोफेसर फ्रेड होयल ने अभिनव तारा परिकल्पना का प्रतिपादन किया था 1939 में।
इमैनुअल कांट की अगर बात करें तो इमैनुअल कांट ने वाव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया। तो इस प्रकार से ये सभी विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के दो विचारधारा है, एक तो धार्मिक विचारधारा है और एक वैज्ञानिक विचारधारा है। ठीक है, अब वैज्ञानिक विचारधारा में अगर आप देखिएगा तो उसमें दो खंड आप कर सकते हैं, या जो एक प्रकार से दो खंड है, एक तारक परिकल्पना और एक द्वितारक परिकल्पना। यानी एक ऐसे विद्वान हैं जो कि एक तारे से पूरी की पूरी पृथ्वी की उत्पत्ति बताते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और दूसरे ऐसे हैं जो कि दो तारों से पृथ्वी या ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताते हैं। तो एक तारक परिकल्पना में अद्वैतवादी उसको संकल्पना बोलते हैं, ठीक है, और द्वैतारक परिकल्पना को द्वैतवादी संकल्पना बोलते हैं। ठीक है, अब एक तारक परिकल्पना में यानी अद्वैतवादी संकल्पना में कांट की जो आव्य राशि परिकल्पना है वो शामिल है। इसके अलावा लाप्लास की जो निहारिका परिकल्पना है वो भी एक तारक परिकल्पना है। लाकियर की जो उल्का पिंड परिकल्पना है वो भी एक तारक परिकल्पना है। और जेम्स जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है वो भी एक तारक परिकल्पना है। इसके अलावा अगर बात करें द्वितारक परिकल्पना में, द्वितारक परिकल्पना यानी कि पृथ्वी या सौरमंडल या फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति दो तारों से हुई है, ऐसा मानने वाले विद्वानों में चैम्बरलिन और मोल्टन है। और चैम्बरलिन और मोल्टन की एक सिद्धांत आता है ग्रहाणु परिकल्पना का सिद्धांत। किसका है? चैम्बरलिन और मोल्टन का है। इसके अलावा रसेल का सिद्धांत आता है, वो भी द्वितारक परिकल्पना है। इसके अलावा फ्रेड होयल और लिटिलटन का आता है नोवा का सिद्धांत, वो भी एक प्रकार से। तो इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के सारे सिद्धांत हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 14 का? ए ऑप्शन लाकियर। 15वां क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है निम्नांकित में से पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कांट द्वारा वाव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन कब किया गया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कांट का मतलब यहाँ पर इमैनुअल कांट की बात हो रही है। ठीक है, एक कॉम्ट है, तो कॉम्ट आप सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे। देखिए, दोनों नामों में आप डिफरेंस बहुत ज़्यादा समझ लीजिएगा। एक कांट है, ये कांट, और एक कॉम्टे हैं। ठीक है, कॉम्टे, तो इनका नाम है अगस्त कॉम्टे, ये समाजशास्त्र के जनक हैं। इमैनुअल कांट जो हैं, इमैनुअल कांट ये जियोग्राफिस्ट है, मतलब भूगोल वेत्ता है। समझ में आई चीज़ें? तो निम्नलिखित में से पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कांट द्वारा यानी इमैनुअल कांट के द्वारा वाव्य राशि का परिकल्पना का प्रतिपादन हुआ। अच्छा, ये परिकल्पना कब प्रतिपादित की गई, ये प्रश्न पूछा गया। तो 1755 ईस्वी में प्रतिपादित हुई थी। 1755, यहाँ पर 75 हो गए थे, यहाँ 55 कर लेंगे। 1755 इज राइट आंसर, लिख लीजिएगा 1755 करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 16 नंबर प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, दिवस से याद आया, आज दिवस भी है, आज एक दिवस है। और कौन सा दिवस है भैया? आज है हिंदी दिवस। 14 सितंबर है, आज कौन सा दिवस है भैया? आज है हिंदी दिवस। ठीक है, क्या कौन सा दिवस है? हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस की आप सभी हिंदी भाषी लोगों को और अहिंदी भाषी लोगों को सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से अपनी भाषा को आगे बढ़ाते रहें, और एक समय ऐसा है कि राष्ट्रभाषा हो हिंदी, ये सभी लोग चाहते हैं और होगी भी आने वाले समय में। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, कहाँ पर? ध्रुवों पर नहीं, मकर रेखा पर नहीं, भूमध्य रेखा, बिल्कुल भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बात एक ही है। अरे ये गलत कैसे कर दिया, सही है, कर्क रेखा गलत। तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ पर सूर्य हमेशा लंबवत चमकता है, इसीलिए यहाँ पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ पर सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन जैसी कोई समस्या या मतलब कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि सूर्य कभी उत्तर दिशा से मतलब उत्तरायण होंगे, कभी दक्षिणायन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य हमेशा लंबवत चमकते हैं, और यहाँ पर बहुत तगड़ी धूप पड़ती, कड़ाके की धूप पड़ती, इसीलिए इधर वाले जो एरिया के जो लोग होते हैं वो काले होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा होता है और पानी भी बरसता है, इसीलिए आप देखते हैं भूमध्य सागरीय जो वन होते हैं, भूमध्य रेखीय जो वन होते हैं वो सदाबहार वन होते हैं, क्योंकि वहाँ पर तापमान अधिक होने से क्या होता है, और समुद्रों से तुरंत जो है जल ऊपर उठता है और बादल खींचते हैं और तुरंत पानी बरस जाता है। यानी वहाँ पर पानी भी हमेशा बरसता रहता है, धूप भी होती है, पानी भी बरसता है, तुरंत बादल ने उठाया पानी तुरंत बरसा दिया। तो ये एक प्रकार। अच्छा, वहीं पर जंगल भी आप देखते हैं, अफ्रीका में जंगल है। ठीक है, तो उस जंगल से लगभग 20% ऑक्सीजन निकलता है। अमेज़न का जो जंगल है, तो अमेज़न नदी भी है, बहुत बड़ी नदी है, मतलब जल भराव की दृष्टि से अगर देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेज़न नदी। ठीक है,
मतलब सबसे ज़्यादा जल जो है अमेज़न नदी में ही है। सबसे लंबी नदी है नील नदी, लेकिन सबसे अगर जल भराव की क्षमता के हिसाब से देखिए सबसे बड़ी नदी तो वह होगी अमेज़न नदी। कहाँ पर है? अफ्रीका में है। और अफ्रीका में एक अमेज़न के जंगल भी हैं, वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, चूँकि वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं पूरी पृथ्वी पर। 20% ऑक्सीजन अकेले देता है अमेज़न जंगल। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के आसपास ही है वो। क्लियर? अगला प्रश्न 18वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा, सौरमंडल की उत्पत्ति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का परिणाम है, किस वैज्ञानिक ने इसे स्वीकार किया है? तो किसने स्वीकार किया भैया इसको स्वीकार किया है इमैनुअल कांट ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भूमध्य रेखा के सहारे 1 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी? तो 111 किलोमीटर के बराबर होगी। अगर मील में पूछा जाता तो 69 मील। ठीक है, 69 मील और 111 किलोमीटर एक देशांतर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 20वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किस देश से होकर के? देखिए, भारत में कर्क रेखा गुजरती है, चाइना में भी और म्यांमार में भी। जयरे से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी लगा दें, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा, समझा और जाना। आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और हिंदी का कोर्स लेना चाहते हैं, हिंदी का या फिर अन्य किसी सब्जेक्ट का, वैसे हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल फ्री में मैं आपको पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर, लेकिन हिंदी के कुछ जो है वीडियोस पहले से हैं और उनकी जितनी व्याख्याएं हैं हिंदी के, आपके पाठ्यक्रम में जितनी व्याख्याएं संकलित हैं वो सारी की सारी व्याख्याएं आपको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। तो सारी व्याख्याओं की वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, मैं सेंड कर दूंगा। और जो भी व्याख्याएं कुछ बची हैं उनको मैं करवा दूंगा। तो अगर आपको कोर्स लेना, अच्छा, कुछ PDF नोट्स भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे और भी PDF नोट्स अदर सब्जेक्ट के बनेंगे, जैसे जियोग्राफी का ये वीडियो का जो नोट्स है या फिर अन्य चीज़ों का जो नोट्स है या फिर ये PDF जिससे मैं पढ़ाया हूँ, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर ग्रुप में मिल जाएंगी। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। अगर आपको लेना है तो आप हमारे नंबर 91 61 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको क्या कर देना है, SMS कर देना है कि सर जी हमको हिंदी साहित्य BA प्रथम सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। तो आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उस पर आपको मात्र, मतलब UPI माध्यम का होगा, उस पर आपको मात्र 100 रुपये सेंड कर देने होंगे और फिर उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। 100 रुपये जिससे आप सेंड करेंगे उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेज दीजिएगा, तभी आपको ग्रुप से ऐड किया जाएगा। फिर उसके बाद में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसी ग्रुप में आपको लिंक मिलती रहेगी, जो भी क्लास होगी उसकी लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, और PDF नोट्स जो भी बनेंगे आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। अधिकतर सब्जेक्ट के PDF नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आपका हिंदी है तो आपको मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए, क्योंकि मात्र 100 रुपये में अदर सब्जेक्ट जो हिंदी के अलावा और आपके सब्जेक्ट है उनकी भी तैयारी वहाँ पर आपको PDF के माध्यम से मैं करवा दूंगा, PDF भी सेंड कर दूंगा। बाकी वीडियोस तो मिलती रहेंगी आपको। तो यूट्यूब पर तो तैयारी हो ही रही यूट्यूब के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से। बाकी PDF वगैरह के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो है कुछ और वीडियोज़ हैं जो कि एक प्रकार से प्राइवेट वीडियोज़ हैं, तो वो आपको ही मिलेंगी जो कोर्स लेंगे। कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं, बाकी वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी, लेकिन अधिकतर वीडियोस जो होंगी आपको पूरा सीरियल से, अगर आपको विस्तार से जानना है तो आप कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, चलें, तो हिंदी साहित्य में कल आप लोगों ने, मतलब हिंदी साहित्य का भी आप लोगों ने 2 वीडियो देखा होगा, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव का अभी मैंने पढ़ाया है। और BA फर्स्ट सेमेस्टर का होम साइंस का कल आप लोगों ने देखा होगा, पोषण के तत्व एवं मानव विकास से रिलेटेड मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, तो यूनिट 1 उसकी भी हो चुकी है। तो इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को लेकर के यूनिट वाइज मैं कवर करवा रहा हूं। तो फटाफट से आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी लिखित वाले 2023 में मैंने पढ़ाए तो आप उनको देख लीजिएगा। बाकी मैं 2024 के लिए भी, मतलब 24 के लिए 2023 वाले बहुत महत्वपूर्ण है। 2023 में जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है उसको आप जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।